वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हिंदी भाषा में बनाया गया चैनल है और जो भी सामान्य मरीजों के लिए, सामान्य आदमियों के लिए है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसेस वगैरह होते हैं उनको सिंपल भाषा में इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है एजिंग। तो आज हम बात करेंगे एजिंग यानी कि बुढ़ापा क्या होता है, बुढ़ापे के क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि बुढ़ापा क्यों होता है, क्या इसको रोका जा सकता है, इसको रोकने के लिए तरीके क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली बुढ़ापा होता क्या है और आज के जो हमारे मॉडर्न कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह में और मॉडर्न एरा में हम इस बुढ़ापे को कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा यंग, ग्लो और रेजुविनेट बनी रहे और आप हमेशा यंग फील करें या यंग लुक दिखें तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि एजिंग मीन्स बुढ़ापा होता क्या है। देखिए, जैसे जैसे उम्र हमारी बढ़ती है तो जो हमारे बॉडी में स्किन के की कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइलोनिक एसिड होता है, कोलेजन है, इलास्टिन है, फैट है, रेटिनॉइल और नियासिनामाइड वगैरह होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है इनका प्रोडक्शन कम होने लगता है और इनकी क्वांटिटी हमारे शरीर में कम होने लगती है। जो कोलेजन होता है वो हमारी स्किन को फर्मनेस देता है। जो हाइलोनिक एसिड होता है वो हमारी स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फैट बल्क देता है और नियासिनामाइड, रेटिनॉल ये सब वगैरह हमारी स्किन को ग्लो देते हैं। तो जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन कम होने लगता है या इनका एब्जॉर्प्शन होने लगता है तो हमारी स्किन में ना रिंकलिंग बढ़ने लगती है, स्किन ढीली हो जाती है, चेहरा बूढ़े जैसा देने लगता है एंड साथ ही साथ ग्लो चली जाती है। तो ये सारे साइन जो होते हैं कि अब आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अभी एक नई टर्म आ रहा है प्रीमेच्योर एजिंग। अभी ये देखा जा रहा है कि 20 से 25 साल में, इवन 30 तक कुछ लोगों में अर्ली प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, यानी स्किन की अभी से उनकी लूज़ हो रही है, रिंकलिंग हो रही है, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गए हैं, स्कैल्प ड्राइनेस हो रही है, स्किन की ड्राइनेस हो रही है। तो बहुत ही कम एज में उनका एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो आप इस पर नज़र रखें और इसका इलाज बिल्कुल टाइम पर करा सकें। दूसरा क्वेश्चन अब आता है कि क्या स्किन जो हमारी एजिंग प्रोसेस हो रही है उसके लिए क्या एज ही रिस्पॉन्सिबल है? जी नहीं। एजिंग एक पार्ट ज़रूर है कि हमारी एज के साथ जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है सेल का डैमेज होता है, सेल का प्रोडक्शन वगैरह कम हो जाता है, तो हमारी एज धीरे धीरे से बढ़ने के कारण हमारी एजिंग आती है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है सन एक्सपोजर। जी हाँ, सन का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी एजिंग प्रोसेस में। मोस्टली क्योंकि जो मेल्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउटडोर वर्क करते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है सन से। सन में जो यूवी रेज़ वगैरह होती हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और वो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को डैमेज करती हैं और नए सेल के प्रोडक्शन को रोकती हैं। साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे प्रॉपर डाइट नहीं लेना, न्यूट्रिशन है, जंक्स फूड्स वगैरह लेना है, प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन्स एंड फाइबर डाइट नहीं लेना है, ये सब भी हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और हमारी स्किन के डैमेज को बढ़ाते हैं। तो इन सब के वजह से भी हमारी एजिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। अब इसमें कुछ मिथ्स और फैक्ट होते हैं कि जो एजिंग प्रोसेस होती है वो मेल में के लिए ट्रीटमेंट के लिए होती है कि सिर्फ वो फीमेल के लिए ही होती है। क्या वो इसके हानिकारक होती है? क्या बोटॉक्स लगाने से हमारा फेस पत्थर की तरह हो जाता है? क्या हमारा फेस इसकी वजह से बिगड़ जाता है कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से? जी नहीं, ये सारे मिथ्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
देखिए जो कॉस्मेटिक सर्जरी है या जो एजिंग होती है वो तो दोनों के लिए होती है, मेल के लिए भी होती है और फीमेल के लिए भी होती है। ऐसा तो नहीं होता कि फीमेल ही बूढ़ी हो रही है और मेल बूढ़ा नहीं हो रहा है, तो हम दोनों लोग ही उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दूसरा जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो स्किन ब्लैकनिंग हो जाना, बर्न हो जाना, ये सब चीज़ें के लिए आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिससे आप अपना प्रोसीजर करवा रहे हैं। तो आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल जानिए, प्रोसीजर करवाने से पहले आप उसकी डिग्री चेक करें कि डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन ही होना चाहिए। देखिए एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी ट्राइकोलॉजी, कॉस्मेटिकोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री नहीं है। अभी ये प्रायः देखा जा रहा है कि कोई भी अपना 6 महीने का ब्रिजिंग कोर्स या छोटे मोटे फेसबुक से, व्हाट्सअप से कोर्स करके, ऑनलाइन कोर्स करके आ रहे हैं और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और उसकी वजह से जो भी रिज़ल्ट ख़राब होता है तो वो पूरी मेडिकल फैटर्निटी में इसके रिज़ल्ट के तौर पे गिने जाते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास गए ही नहीं, इसलिए आपने उसका इफेक्ट ही नहीं देखा है। तो कोई भी प्रोसीजर को कराने से पहले आप उस क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन, उस डॉक्टर के बारे में पूरी तरह से इंक्वायरी करें, ये आपका राइट है और आपको करना भी चाहिए। आप उसकी डिग्री चेक करें कि प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटिकोलॉजिस्ट है तो नहीं है, ट्राइकोलॉजिस्ट तो नहीं है, कोई डिप्लोमा वगैरह का कोर्स तो नहीं किया है। आप उसकी डिग्री देखें, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्ट्स एंड मशीन्स। देखिए बहुत सारे इस तरह में चाइनीज़ या चीप प्रोडक्ट भी आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्किन को हार्मफुल आते हैं। थोड़ा बहुत जो कोरियन और ताइवान्स वगैरह के हैं उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, पर वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं। तो आप एक बार अपने प्रोडक्ट्स ज़रूर चेक करें, यदि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स आ रहा है तो अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें मशीन्स, जो भी मशीन्स हैं वो प्रॉपर FDA अप्रूव्ड होनी चाहिए, कोई भी प्रकार की चीप मशीन नहीं होना चाहिए और प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से उसका उपयोग करना चाहिए। तो आपको कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप अपनी एजिंग को बिल्कुल धीमा कर सकते हैं या उसको अपनी एज को 4 से 5 साल तक नीचे भी दिखा सकते हैं या कम दिखा सकते हैं। अब हमने डिस्कशन कर लिया कि एजिंग क्या होती है, कैसे होती है, तो अगला इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि हम एजिंग को आइडेंटिफाइड कैसे करें। देखिए एजिंग को आइडेंटिफाइड करने के लिए बहुत सारे लक्षण होते हैं। सबसे पहला होता है जैसे कि हमारी ये जो फॉरहेड होता है इसमें लाइन आने लगती हैं, जैसे फॉरहेड लाइन कहते हैं। ये जो हमारी आँख के साइडवेज लाइन दिखने लगती हैं आपको, इनको क्रॉस फीट कहते हैं। नोज़ के अराउंड ये हमारे जो लाइन बनती है उनको बनी लाइन्स कहते हैं, ये दिखने लगेंगी आपको। फैट जो हमारा यहाँ पर होता है चीक्स में वो कम हो जाएगा, सैगिंग होने लगेगी, स्किन लूज़ दिखेगी। ये जो नेज़ोलिबियल लाइंस होती है ये डीप होने लगेगी क्योंकि अंदर फैट एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी गहरी दिखने लगेगी। ये जो हमारी मलार प्रोमिनेंस है ये कम हो जाएगी। तो ये जो सारे लक्षण हैं, इसके अलावा साथ ही साथ हमारी स्किन ड्राई दिखेगी, लस्चरलेस दिखेगी, मीन्स उसमें ग्लो नहीं होगा, पिगमेंटेशन होने लगेंगे, वाइट स्पॉट आने लगेंगे, स्कैल्प में हेयर कम होने लगेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब हमें इंडिकेट करती हैं कि अब हमारी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है इसका ट्रीटमेंट क्या है। क्या एजिंग को कम्प्लीटली रोका जा सकता है, क्या एजिंग को ख़त्म किया जा सकता है, या फिर एजिंग को धीमा किया जा सकता है। देखिए एजिंग तो एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस है जो कि सेलुलर डैमेज के कारण होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है सेल्स के डैमेज होने लगते हैं और उसकी रिपेयर की पावर ख़त्म होने लगती है और नए सेल का प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो आप एजिंग को ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन आप उसको धीमा या स्लो ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, सर्जरीज़ वगैरह हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं, में जो हम यूज़ करते हैं वो क्रीम्स और सीरम यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऑइंटमेंट्स हैं, सीरम्स हैं, जैसे कि हाइलोनिक एसिड है, कोलेजन का है, नियासिनामाइड, रेटिनॉल, कोलेजन, बोटॉक्स की, इनकी क्रीम और सीरम दोनों उपलब्ध हैं और ये काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ ही साथ कोजिक एसिड वगैरह भी है, ट्रांसएक्समेट एसिड का भी अभी नया नया रोल आ गया है। तो इस तरह से बहुत सारे क्रीम या प्रोडक्ट्स हैं, पर ऐसा नहीं है कि क्रीम या प्रोडक्ट लगाने से ही रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये सब आपका सप्लीमेंट है, ये एडजेंटिव थेरेपी कहलाते हैं कि आपको प्रोसीजर या सर्जरी तो करानी ही पड़ेगी, साथ ही साथ इनका उपयोग भी करना होगा। इसमें सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र का बहुत अच्छा रोल होता है। आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करना चाहिए और एज आपकी जैसे ही 20+ होती है तो आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। एजिंग के लिए जैसे कि प्रोडक्ट होते हैं वैसे बहुत सारी सर्जरी होती हैं, केमिकल पील होता है, बोटॉक्स होता है, लेज़र थेरेपीज़ होती है, लेज़र कार्बन पील होता है, CO2 फ्रैक्शनल लेज़र रिसरफेसिंग होती है, हाइड्राफेशियल होता है, माइक्रोनीडलिंग है, डर्मा एब्रेजन है। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं हमारी स्किन को दूर करने के लिए। इसमें आती हैं सर्जरीज़ क्या क्या होती हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स या सर्जरीज़ होती हैं
अब इनके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, पर मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या होती है। एक इसमें देखिए सबसे पहले होता है केमिकल पील्स होता है। 3 तरह के पील्स होते हैं, सुपरफिशियल, मीडियम एंड डीप। तीनों का ही जो काम होता है, जो हमारी स्किन की डेड लेयर्स वगैरह को होती हैं ये उसको हटा देते हैं, स्किन को रीजनरेट करते हैं, और जो उसके पोर्स वगैरह होते हैं जिनसे ऑक्सीजनेशन होता है स्किन का, उनको ओपन कर देते हैं। तो ये भी स्किन को आपको बहुत अच्छा रीजनरेट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इसमें बोटॉक्स वगैरह का ट्रीटमेंट होता है। जो बोटॉक्स होते हैं वो जो आपकी फाइन लाइंस वगैरह जो मैंने आपको बताई थी, ये उन पिन जड़ में जाके उनके एसिटाइल कोलिन के सीक्रेशन को रोक के ये बोटॉक्स उनकी जो लाइंस वगैरह आते हैं उनको ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ इसमें स्किन बूस्टर्स भी आते हैं। बेसिकली स्किन बूस्टर्स केमिकल्स होते हैं जो कि हाइलोनिक एसिड, कोलेजन, इलास्टिन, इन सब के मिक्स एलिमेंट्स होते हैं, और जो हमारी बॉडी में इनका कंटेंट कम हो गया है या क्वांटिटी कम हो गई है, ये उसको फुलफ़िल करते हैं। ये डायरेक्टली नीडल्स के द्वारा आपकी स्किन के अंदर दिए जाते हैं। फिर इसमें आते हैं फिलर्स। फिलर्स का जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, फिलर्स का जो मेजर काम होता है वो होता है फिल करना। जो फैट वगैरह की वजह से, जिसकी वजह से सैगिंग हो जाती है, नेज़ोलेबियल फील्ड हमारे डीप हो रहे हैं, वहाँ पर हम फिलर्स को डाल के उन सब चीज़ों को फिल कर देते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर होते हैं। इसके अलावा हमारे पास लेज़र्स आती हैं, बहुत तरह की लेज़र होती हैं। CO2 लेज़र है, फ्रैक्शनल लेज़र है, लेज़र कार्बन पील है, हाइड्रा फेशियल्स है, और PRP है स्किन के लिए, फेस के लिए, और साथ ही साथ स्कैल्प के लिए भी। तो ये बहुत सारे इस तरह से मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं में, तो आप जो इनको करा सकते हैं और अपनी एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फेस लिफ्ट वगैरह भी होता है, जो फेशियल आजकल थ्रेड की वजह से किया जाता है। इसमें सर्जरी भी होती थी, पर आजकल लोग सर्जरी प्रेफर नहीं कर रहे हैं, तो फेशियल थ्रेड्स आए हैं जिसकी वजह से भी आप अपने फेशियल को लिफ्ट कर सकते हैं और अपने आप को यंग दिखा सकते हैं। तो समझने वाली बात है कि एजिंग जो होती है वो तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ, सही इलाज, सही कंसल्टेशन और सही प्रोडक्ट से आप उस चीज़ को, एजिंग को धीमा कर सकते हैं। तो सही जगह आने से आपकी एजिंग रुक सकती है। मैंने अभी आपको जितने भी प्रोसीजर्स वगैरह सब बताए हैं वो सब आदि केयर क्लिनिक में उपलब्ध हैं, और काफ़ी FDA अप्रूव मशीन से काफ़ी अच्छे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह से कंट्रोल किए जाते हैं। जितने भी प्रोडक्ट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो सारे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई भी तरह से उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट होते हैं। तो देखिए, आदि केयर क्लिनिक में हर मरीज़ के लिए अलग से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि हर की स्किन अलग होती है, हर का नेचर अलग होता है, और हर की स्किन की सेंसिटिविटी एंड रिएक्टिविटी अलग होती है। तो हमारे आदि केयर क्लिनिक में हर पेशेंट का एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। उसकी एज, उसकी स्किन की टाइप, उस तरह से मिला के उसका प्लान किया जाता है। इसलिए आदि केयर क्लिनिक में हर पेशेंट का एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनाया जाता है। उसकी स्किन के लिए किया जाता है, सबसे पहले उसको कंसल्ट किया जाता है, उसकी स्किन की मैपिंग की जाती है, उसकी स्किन की इलास्टिसिटी चेक की जाती है, क्वालिटी चेक की जाती है। उसके बाद जब प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर इवेल्यूएशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद हम उसका एक पर्सनल प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और फिर हम उसकी एज को बहुत ही अच्छा कर देते हैं, और उसकी एजिंग को हम स्लो करके, रिग्रेस करके उसकी एज को कम से कम 5 to 6 ईयर कम कर देते हैं। और उसके ट्रीटमेंट के बाद उसमें अलग ही आपको उसमें चेंजेस दिखते हैं, और जैसे कि हमारे पेशेंट्स रिव्यू में आपने देख ही चुके हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि किसको अपना ट्रीटमेंट ये कराना चाहिए। देखिए, अभी तो जो मैंने आपको बताया है कि प्री मैच्योर एजिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो आपको मैंने जितने भी स्किन के लक्षण बताए हैं कि जो एजिंग के फैक्टर्स दिख रहे हैं, जो आपको लक्षण हैं, उन सबको आप आइडेंटिफाइड करें और ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कर दें। अर्लीस्ट आपको इसको 30s में स्टार्ट कर देना चाहिए, कि वो सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब एजिंग स्टार्ट होती है। अगर आप उसी वक्त वहाँ से प्रिवेंट करना चालू कर दें तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपकी स्किन हमेशा यंग ग्लो ही रहेगी। तो मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट के लिए आइडियल एज होती है 30s में, तो आप अपनी 30s में अपने कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से, और अपना ट्रीटमेंट पर्सनल अपना बनवा लें, और अपने उस पर स्टिक करें, तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लो रहेगी और यंग रहेगी। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो रहे, यंग रहे और इलास्टिक रहे, तो आप अपना ट्रीटमेंट अभी से चालू कर दें। आदि केयर क्लिनिक में जितने भी तरह के प्रोसीजर हैं वो सारे उपलब्ध हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं अपने डॉक्टर से, और अपना ट्रीटमेंट का पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बनवा सकते हैं। आदि केयर क्लिनिक में हम सेफ़, इफ़ेक्टिव, साइंटिफिक और रिसर्च वर्क के द्वारा हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, और आपको कम्प्लीटली भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी स्किन को बहुत अच्छा करके देंगे,
और आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से आपकी बिल्कुल एजिंग को हम कम कर देंगे। सो मैं हूँ डॉक्टर आनंद गौतम, ट्रस्टेड पार्टनर। थैंक यू।